हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। पिछले 16 वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन को बेहतर अध्ययन किया। अब उससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, मतलब सवाल ये बोला गया है कि अगर एक समतल दर्पण है, ठीक है, और इससे ठीक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो बोला है कि प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें वह दर्पण से कितना दूरी पर होगा। तो समतल दर्पण में आप सब बेहतर पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी जो बनेगा वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी। बोला गया है कि एक वस्तु है जो समतल दर्पण के ठीक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और यह बोला गया है कि वस्तु जो है वह 8 सेंटीमीटर लंबी है। यह बात तो आपको पता ही है कि अगर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रही होगी। ठीक है, सवाल पूछा ये जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कितना लंबा होगा। ठीक है, जबकि आपको पहले से बता चुका है वस्तु है 8 सेंटीमीटर लंबा। तो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 8 सेंटीमीटर लंबी होगी। सवाल नंबर 3 दिया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप सब बेहतर पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चौथा नंबर सवाल है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया हुआ आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और बराबर बनता है। बराबर कहने का मतलब यह है कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। देखिए, आवर्धन बराबर आप सब बेहतर जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों के दोनों बराबर होती है। तो ये दोनों बराबर जब है तो कट के क्या आना है, 1। इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। आप चाहे तो इसको रट्टा मार सकते हैं, समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। क्यों होता है आपको हमने कारण बता दिया। सवाल नंबर 6 है वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी। यहां 1 नहीं है, F है, ध्यान रखिएगा। वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध है। तो हम सब क्या जानते हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, R बराबर 2F या F बराबर R बटे 2। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का ऑप्शन कहां है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर ठीक ठीक देख पा रहे हैं तो R बराबर 2F लिखा हुआ है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ, कोई बात नहीं। 7 नंबर सवाल है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा क्या बोला है, उत्तल। ठीक है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है प्लस में, तो प्लस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या पूछा है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो R बराबर क्या जानते हैं हम सब, 2F।
यानी 2 × 12 यानी 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 24 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। केवल गोलीय बोला है, अवतल और उत्तल नहीं बोला, तो हम माइनस प्लस का प्रयोग कुछ भी ना करेंगे। तो आर बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ बराबर हम सब जानते हैं r/2, यानी 40/2, यानी बोला तो 20 सेंटीमीटर आएगा करके। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है 20 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, यहां अवतल दर्पण दिया है और आर दिया है, तो अवतल दर्पण में जो आर होता है वह ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ अपने से पूछा है, तो ए बराबर जानते हैं r/2, यानी -20/2, यानी -10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल नंबर 10 दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है, उत्तल, और दिया हुआ एफ, और उत्तल दर्पण में एफ होता है प्लस में, यानी प्लस के 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आर पूछा है, तो आर बराबर क्या जानते हैं 2f, यानी 2 × 20 और 20 दूना 40 सेंटीमीटर। ठीक, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर 11, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बोला है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति पर ही, इसका कहने का मतलब है कि जहां वस्तु है वही प्रतिबिंब है। तो उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। नॉलेज यानी जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में जब भी बनता है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, एक बात तो तय है, और हमेशा P और F के बीच बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है, हमेशा और हमेशा छोटा बनता है। इतना डेटा देखते हैं किससे मिल रहा है, दर्पण के सामने बोला नहीं होगा, यहां भी सामने आ गया है, दर्पण के सामने नहीं, हम तो जानते हैं पीछे होगा, और ये ऑप्शन दिख रहा है अपने को ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए ये बोल रहा है कि कहां बनता है प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, तो अभी हम आपको बताते हैं पिछला स्लाइड। ठीक है, यहां हमने क्या लिखा है कि हमेशा P और F के बीच बनता है, तो देख लेते हैं इसका आंसर कहां बनेगा, P और F के बीच। P बोला तो ध्रुव, ठीक है, F बोला तो फोकस, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, वस्तु का आभासी छोटा। देखिए, आभासी और छोटा की बात जब करेगा तो ये बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, और यही आभासी के साथ अगर बड़ा आ जाए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। तो सवाल है, वस्तु का आभासी छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी सवाल को अथवा करके पूछा गया है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह है कौन दर्पण है। चलिए, तो हमें लगता है आप इसका आंसर पहले पता कर लिए हैं, छोटा बोला है, हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखते हैं। चौदह नंबर सवाल है, किसी अवतल दर्पण द्वारा
वस्तु का आभासी सीधा, अच्छा आभासी आया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण की बात किया है, और सीधा बनाया है तो बड़ा होगा एकदम है, तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। बोला है कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये रखा जाता है, अगर आप थ्योरी ठीक ठीक पढ़े हैं तो P और F के बीच रखा जाता है, तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, आप अगर क्लास ठीक से पढ़े तो ये इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं P और F के बीच कहां, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर सवाल देखते हैं। बोला है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, अच्छा और सीधा, ठीक है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी। देखिए आभासी के साथ बड़ा लग गया और सीधा, आभासी सीधा ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आभासी के साथ बड़ा आ गया है और ऐसा होता है किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आप बेहतर समझ रहे होंगे। 16 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बोला कि अवतल दर्पण में F और C के बीच कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए F और C के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब अपने पता है उल्टा होता है। अब ये मत आप सोचिए कि आपको कैसे पता, भाई पढ़ाए तो अपने को पता है। ठीक है, और क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब का स्थिति वाला वीडियो लेक्चर अगर आप ठीक ठीक पढ़े होंगे तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि जब वस्तु C और F के बीच हो। तो देखते हैं ये तीनों बात किसमें मिल रहा है, ये तीनों बात ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है, यदि एक दर्पण के सामने किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा। देखिए सीधा और उल्टा दोनों की बात हो गया, और सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण के सामने हम आपको बताए थे बेगर छुए दर्पण की पहचान करना। ठीक है, अवतल दर्पण के जब हम नजदीक जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जैसे ही अवतल दर्पण से दूर होते जाएंगे तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। ठीक है, अठारह नंबर सवाल दिया हुआ, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। अब एक मिनट, यहां गलत लिखा गया है, यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में उपयुक्त में सभी। संयुग्मी का मतलब होता है जैसे ये रहा दर्पण दोनों। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका F यहां है, C यहां, इसमें भी F और C। ध्यान से देखिए इस अवतल दर्पण को और इस उत्तल दर्पण को, इसमें वस्तु है जो इधर से देखना पड़ेगा, इसमें इधर, तो जिधर वस्तु है उधर ही यहाँ पर फोकस है और केंद्र है, तो इसी को बोला जाएगा संयुग्मी फोकस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सजाया हुआ गलत है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा आप सब। सवाल नंबर 19, दर्पण का सूत्र क्या है। ये तो सबको पता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/v
प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, कहता है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। थ्योरी में आप सब बेहतर पढ़ चुके हैं। वाहनों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। सवाल नंबर 21 है, वाहनों में स्पष्ट दृश्य के लिए सामान्यतः कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी अभी बताया उत्तल दर्पण, कोई बड़ी बात नहीं है। 22 नंबर सवाल दिया है, कांच का अपवर्तनांक पानी का सापेक्ष कितना होगा। अब देखिए अपवर्तनांक से सवाल आने लगा, ध्यान से पढ़िए क्या बोला है, पानी के सापेक्ष। तो पानी को आप ऊपर लिखेंगे, पानी बटे कांच। ध्यान रखिएगा, जिसमें सापेक्ष लग गया है उसको आप ऊपर लिखेंगे, बाकी नीचे। और यही तो होता है अपवर्तनांक का सूत्र। क्या होता है कि जिस माध्यम से हमें तुलना करना रहेगा, ठीक है, उसे ऊपर लिखा जाएगा। जैसे पानी के सापेक्ष बोला है, ठीक है, तो पानी को ऊपर रखेंगे। उसके बाद कांच में गया है, जैसे मान लिया जाए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पानी है और यहाँ कांच है, ठीक है, तो जिसमें प्रकाश पहले आएगी उसको आप पहले लिखेंगे और जिसमें प्रकाश बाद में आएगी उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां बोला पानी से आया है किसमें, कांच से, और अगर कांच से पानी में जाता तो हम पहले कांच को लिखते हैं। ठीक है, बनाते हैं इसको। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और वही कांच में होती है 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10 पर पावर 8 से 10 पर पावर 8 खत्म, तो आ गया 2.25 बटे 2। दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 225 बटे 200। 25 से काटेंगे, 25 8 200, 25 नंबर 2 25, यानी 9/8। ऑप्शन सी हो जाएगा 9/8। ठीक है, तो आगे इसी तरह का प्रश्न आएगा, आप वीडियो रोक के सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा ना हो कि केवल आंसर देखकर टिक ले जा रहे हैं। 23 नंबर सवाल है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए पहले देके रखा है कि वायु के सापेक्ष, यानी वायु बटे कांच, इसका अपवर्तनांक दे के रखा है कि 1.5 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा कांच के सापेक्ष, यानी इस बार कांच ऊपर, ठीक है, इस बार कांच ऊपर और वायु नीचे। ठीक, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और वही वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10 पर पावर 8 से 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कैंसल आउट, आ गया 2/3। तो इसको भागा देंगे तो लगभग आएगा 0.66, और 0.66 को लिख सकते हैं 0.67। अगर रिपीट होता जाता है नंबर तो कुछ ऐसा होता है। तो देख लेते हैं कहां है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर 24। पहले इस सवाल में कुछ गलत है, जहां जहां 108 है असल में 108 नहीं है, ये 10 पर पावर 8 है। ठीक है, अब सुधर गया। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। पहले से देख रखा एक वायु बटे कांच, ये देख रखा है 3/2। कांच में प्रकाश की चाल होगी, चलिए वायु का प्रकाश की चाल तुम लोग जानते हैं 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये दे के भी रखा यहां। उसके बाद बोला है कि कांच का प्रकाश की चाल होगा, तो कांच को यूं ही छोड़ देते हैं, ऐसे याद करने के दृष्टिकोण से तो अपने को याद ही है। तो करते हैं, देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा आराम से, 3 से 3,
और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 पर पावर 8 बटे काच गुने 1 से होगा तो काच आएगा, तो काच का प्रकाश का चाल आ जाएगा 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे भी कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी सॉल्यूशन करते और अगर आपको याद था तो बन जाता। इसके बाद सवाल क्या लिखा हुआ है, अथवा करके वही सवाल लिखा हुआ है, वहां वायु लिखा है और यहाँ निर्वात लिखा है, ज्यादा फर्क नहीं। 25 नंबर सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये तो सभी को पता है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है और यहाँ 10 है, तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1 है, ठीक है, निर्वात में रखा है। मतलब निर्वात से पारदर्शी पदार्थ में, ये निर्वात है, ठीक है, और ये कोई पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, ये अपना निर्वात है। और बोला है कि इन दोनों का अपवर्तनांक यानी निर्वात बटे जब वो पदार्थ यानी पारदर्शी पदार्थ को रखा गया और इससे जब प्रकाश की चाल इसमें आई तो इसका अपवर्तनांक 1 हो गया। इसका अपवर्तनांक 1 क्यों हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। इसका अपवर्तनांक इसलिए हुआ होगा क्योंकि जितना यहां प्रकाश की चाल रहा होगा इतना यहीं रहा होगा, तब तो कट के 1 आया होगा ना। ठीक है, तो इस बात को आप अभी ध्यान रखिएगा। सवाल को पूरा पढ़ते हैं। एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.0 है, निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से, बोला है कि अगर ये यहां अभिलंब डालते हैं तो प्रकाश ऐसे आई और इसमें आई तो क्या होगी, अभिलंब के नजदीक आएगी कि अभिलंब के दूर जाएगी। अब आपके दिमाग में या तो दूर आ रहा होगा या तो नजदीक, लेकिन ध्यान से देखिए अपवर्तनांक दे के रखा है 1 और 1 दे के रखा है, इसका मतलब जितना निर्वात में प्रकाश की चाल है उतना यहाँ है, तभी तो दोनों कट के 1 आया। ठीक है, और जब दोनों में प्रकाश की चाल सेम है तो विचलन किस बात की, ना तो अभिलंब से दूर जाएगा ना तो अभिलंब के नजदीक। ठीक है, ये सीधी अपनी मार्ग में चला जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविचलित रहेगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखिए, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएगी। 27 देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल, अच्छा 3 गुने 10 पर पावर 8 लिखा हुआ यहाँ। जल में प्रकाश की चाल होगी, अपवर्तनांक दिया हुआ वायु बटे जल और अपवर्तनांक देके रखा है और 4/3। वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 गुने 10 पर पावर 8, जल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 4/3। चलिए करते हैं गुना, तो 4 जल बराबर आ जाएगा, 1 मिनट, 4 जल बराबर 3 गुने 10 पर पावर 8, ये वाला चल जाएगा इधर गुना में, ये वाला इधर, ये हो जाएगा 3 9 गुने 10 पर पावर 8। तो यहां से केवल अगर जल की चाल निकालना चाहेंगे तो 9/4 गुने 10 पर पावर 8, और ये लगभग कटेगा 4 दूनी 4 से भागा दे लेते हैं 9 में, तो 4 दूना 8, यहाँ 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, यानी 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का ऑप्शन कहाँ। अच्छा, ऑप्शन में सुधार करना पड़ेगा, यहाँ 8 है पावर में, ये भी पावर में 8 है, ये भी पावर में 8 है और ये भी पावर में 8 है, तो देखते हैं कहाँ है 2.25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं सवाल नंबर 28। चलिए, चित्र से संबंधित आ गया, जहां जहां चित्र में ये प्रकाश अपवर्तित हुआ अभिलंब डाल दीजिए। डाल दिए, कहता कांच की स्लैब से गुजरती प्रकाश की किरण कौन सा पथ ठीक है। देखिए भाई, ये कांच है, ये भी कांच है,
कांच, अब ऐसे समझ सकते हैं हवा से कांच में आया था, इसको इधर मुड़ना चाहिए था जो कि मुड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। इसको देखो, इसको जाना चाहिए ऐसा, ये बिल्कुल मुड़ा है कांच के सघन की तरफ। अगर ये विरल माध्यम है तो ये सघन माध्यम है, तो बिल्कुल सघन की तरफ मुड़ा है। उसके बाद फिर से अपवर्तन हुआ, देखिए फिर से ये सघन की ओर मुड़ा है, असल में इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल सही नियम का पालन किया ऑप्शन नंबर बी वाला चित्र, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अब आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है। देखिए यहां पर तो सही हुआ है अपवर्तन, लेकिन यहां सही नहीं हुआ, यहां पर इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है, इसका असली मार्ग ये होता। ये वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सीधा हो गया है, और सीधा तभी होता है जब ये अभिलंब है और अभिलंब पे ही प्रकाश मारे तब सीधा जाता है, और ये टेढ़ा मार के अभिलंब पर ला दिया है, गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 29, आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और किरोसिन दिया गया, ये तीन चीज दिया गया, इन सब से एक समान कोण पर प्रकाश की किरण आपतित की गई, किस माध्यम की किरण अधिक झुकेगी। बोला गया है ये चार माध्यम आपको दिया गया, समान कोण शब्द दिया गया है, तो बोला है किसमें अधिक झुकाव होगा, ठीक है, ये जो झुकता अपवर्तित होता है किसमें होगा ज्यादा, तो देखिए जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसी में झुकाव ज्यादा होगा। अब ये सब थोड़ा ना याद किया है, जल में तो याद किए हैं कि 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन सरसों के तेल में प्रकाश की चाल, ग्लिसरीन में, किरोसिन में, ये सब तो नहीं याद किया है। तो चलिए इसे हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे कि किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जैसे आप कोई लकड़ी लीजिए, ठीक है, उसको जल में आप डालिए, ठीक है, आप उसको ऐसे ऐसे कीजिए, कर लिए, अब उसी लकड़ी को लाइए सरसों में डालिए और ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है, फिर उसी प्रकार आप ग्लिसरीन में डालिए और ऐसे ऐसे केवल हिलाइए, किरोसिन में डालिए उसमें भी ऐसे ऐसे कीजिए। आप बताइए आप लकड़ी को जब ऐसे ऐसे कर रहे थे तो कहां आपको ज्यादा ताकत लगा, तो ग्लिसरीन थोड़ा गाढ़ा होता है ज्यादा, तो उसमें आपको ज्यादा ताकत लगा होगा। अब ग्लिसरीन में जब ज्यादा ताकत लगा इसका मतलब है कि वहां प्रकाश की चाल कम है, ठीक है, और जहां आसानी से आप लकड़ी को यूं कर दे रहे हैं इसका मतलब है वहां प्रकाश की चाल ज्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरीन। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में बल्ब लगाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है। अवतल दर्पण लगाया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण। और ये सब में जो अग्रदीप है वह लगाया जाता है फोकस के नजदीक, एफ के नजदीक। अब एफ के नजदीक क्यों लगाया जाता है कि हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण एफ से गुजरती है तो समांतर जाती है, ठीक है, ऐसे, और हम यही तो चाहते हैं कि लाइट से प्रकाश ऐसे निकले तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे फैल कर ना निकले, ठीक है, कोई वाहन वाला नहीं चाहेगा कि हमारा लाइट ऐसे फैल कर निकले, जब भी निकले तो ऐसे समांतर निकले, ठीक है। तो फोकस के निकट रखना पड़ेगा, इसके लिए फोकस पे रख देंगे कैसे, क्योंकि फोकस पर आप रख देंगे तो फिर दिक्कत है, प्रकाश कहां से गुजरेगी, इसे फोकस के निकट जितना हो सके, तो परावर्तक के फोकस के बहुत निकट होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का प्रश्न इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।